आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उनकी लेगेसी के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडियन इकोनॉमी के हिडन जेम को। क्या आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला और आज है मंडे 30 दिसंबर। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। पिछले हफ्ते 26 दिसंबर को इंडिया ने अपने एक सबसे बड़े मॉडर्न लीडर को खो दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपने उनके बारे में काफी कुछ सुना होगा पिछले कुछ दिनों में। आफ्टर ऑल वो कई सालों तक पब्लिक लाइफ का हिस्सा रहे और उन्होंने एडमायरेशन भी कमाई और क्रिटिसिज्म भी। लेकिन जितने भी ट्रिब्यूट्स आए हैं उन्हें देख के लगता है उनकी लेगेसी को अभी भी पूरी तरह समझा नहीं गया। लोग वेगली जानते हैं कि वो इंडिया के इकोनॉमिक जर्नी के लिए इंपॉर्टेंट थे, पर लोग ये नहीं समझते कि क्यों। आज हम ये बदलने की कोशिश करेंगे। मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिक मैवरिक थे। 1932 में उनका जन्म हुआ और जब तक वो 60 साल के करीब पहुंचे, ये वाइडली माना जाता था कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत फ्रेजाइल है और फॉरेन बिजनेसेस से अलग रहकर ही ग्रो कर सकती है। ये सिर्फ इंडिया का आइडिया नहीं था। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज के लिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज रेकमेंड करते थे। इंडिया ने भी वही अप्रोच लिया। इंडिपेंडेंस के बाद हमने अपने डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाना शुरू किया, लेकिन ये अप्रोच एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं ला पाई। ज़्यादातर लोगों ने हमारे फेलियर्स के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम किया, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को नहीं। लेकिन जब वो बस एक यंग स्कॉलर थे, तब भी डॉक्टर सिंह इस अप्रोच को क्वेश्चन करते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने डॉक्टर इयन लिटिल के मेंटरशिप में अपने आइडिया शार्पन किए। डॉक्टर सिंह का 1962 का पीएचडी थीसिस ये आर्ग्यू करता था कि हमारे इंपोर्ट कट्स करने का ऑब्सेशन इंडिया की पुअर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस का कारण है। उनका कहना था कि इंटरनेशनल ट्रेड हमारी प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है। फिर भी इंडिया ने अगले 30 सालों तक वही इकोनॉमिक पाथ फॉलो किया। इसी पीरियड में डॉक्टर सिंह इंडियन गवर्नमेंट में शामिल हुए और इकोनॉमिक ब्यूरोक्रेसी में अपनी पोजीशन बनाई। उन सालों में डॉक्टर सिंह सिर्फ एक ऐसे इंसान थे जो इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज के खिलाफ बोलते रहे। पेपर्स और स्पीचेस के जरिए उन्होंने अर्ज किया कि इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट होना होगा। धीरे धीरे कुछ गवर्नमेंट फिगर्स उनकी बात समझने लगे, लेकिन चेंज लाना पॉलिटिकल नाइटमेयर था। गवर्नमेंट ने छोटी मोटी रिफॉर्म्स की, पर ओपन इकोनॉमी के लिए कमिटमेंट नहीं किया और बिना रिफॉर्म्स के प्रॉब्लम्स बढ़ती रही। 1991 तक इंडिया अपनी वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था। लेट 80s तक इंपोर्ट्स बढ़ गए थे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने बड़े लोन्स लिए। बहुत पैसा कंट्री से बाहर जा रहा था और टाइटली कंट्रोल इकोनॉमी के कारण फॉरेन कैपिटल आ नहीं रहा था। फिर 90s के शुरुआत में दो बड़े शॉक्स लगे। मिडिल ईस्ट में वॉर के कारण ऑयल प्राइसेस बढ़ गए और तो और सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, जो हमारे एक्सपोर्ट्स का मेजर मार्केट था। इन्फ्लेशन 15% तक पहुंच गया और फॉरेन रिजर्व्स खत्म होने लगे। इंडिया आईएमएफ के पास मदद के लिए गया। मदद तो मिली, पर साथ में कंडीशंस भी आई। हमारे रुपी मैनेजमेंट को रिफॉर्म करना था, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल था। उस समय चंद्रशेखर के रूलिंग गवर्नमेंट ने 1991 बजट में कुछ रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, पर वो बजट पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत फ्रेजाइल हो चुका था। सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई और स्नैप इलेक्शंस हुए। राजीव गांधी तब इंडिया के लिए लास्ट होप थे। वो कुछ सालों से ओपन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए तैयार भी थे, लेकिन इलेक्शंस होने के पहले ही उनको असैसिनेट कर दिया गया। इंडिया में जिन रिफॉर्म्स की जरूरत थी, उन्हें गाइड करने के लिए कोई पॉपुलर लीडर नहीं था। जून 1991 में कांग्रेस रूलिंग पार्टी तो बन चुकी थी, पर उनकी हालात बहुत शेकी थे। इंडिया एक इकोनॉमिक कोलैप्स की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने पॉलिटिकल प्रेशर को इग्नोर करके फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए एक रेप्यूटेड इकोनॉमिस्ट चुना, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर सिंह ने सबसे पहले इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के स्टेप्स लिए। उन्होंने रुपये को डीवैल्यू किया, जिससे उसकी वैल्यू 20% से ज्यादा गिरी। साथ ही इंडिया के गोल्ड रिजर्व को मॉर्गेज करने का टफ डिसीजन लिया। ये एक नेशनल ह्यूमिलिएशन के जैसे फील हुआ।
मीडिया में डिस्टर्बिंग स्टोरीज आने लगी कि कैसे इंडिया का हजारों किलो का गोल्ड सीक्रेट लोकेशंस में भेज दिया जा रहा था। पब्लिक में बहुत गुस्सा था। डॉक्टर सिंह ने तो ऑलमोस्ट रिजाइन भी कर दिया था, पर पीएम ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उनकी अनपॉपुलैरिटी के बावजूद इन डिसीजंस ने इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ा ब्रीदिंग रूम दिया। अगले महीने उन्होंने अपना पहला बजट प्रेजेंट किया। सबने एक्सपेक्ट किया था कि ये बजट कंजर्वेटिव होगा और हर तरफ शटडाउन्स होंगे ताकि हमारे बचे खुचे रिसोर्सेज हमारे पास रहें। लेकिन उनका पहला बजट एक ओवरऑल का ब्लूप्रिंट था। बजट प्रेजेंट करने के पिछले शाम उन्होंने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिलीज की। लाइसेंस राज के रेड टेप को हटा दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के रूल्स रिलैक्स किए गए, सब्सिडीज कम की गई, पीएसयूज प्राइवेटाइज किए गए और बैंकिंग और कैपिटल मार्केट्स को रिफॉर्म किया गया। उन्होंने सेबी को पावर्स दी, म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री को ओपन किया और एनएसई का फाउंडेशन रखा। इंडिपेंडेंट इंडिया ने पहली बार ऐसे आइडिया सुने थे। 1991 के रिफॉर्म सिर्फ आईएमएफ की डिमांड के कारण नहीं थे, ये डॉक्टर सिंह का विजन था। उन्होंने बस रुपये को लिबरलाइज नहीं किया, उन्होंने पूरी इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबली ओपन कर दिया। लगभग 40 साल बंद पड़ी इंडियन इकोनॉमी अब दुनिया से मिलने को तैयार हो रही थी। Sir, our party is an inheritor of great traditions of national service. True to this heritage, we commit ourselves to providing a firm and purposeful sense of direction to the reform process so that this ancient land of India regains its glory and rightful place in the comity of nation. 90s या इसके बाद जिनका बर्थ हुआ है उनके लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये रिफॉर्म्स इंडिया के लिए कितने ज़रूरी थे। इन्होंने वो इंडिया बनाया जहां हम आज जी रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा देश बनाया जो पहले से स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा प्रॉस्परस और बेटर मैनेज था। इन्होंने देश का एक नया मिडिल क्लास बनाया। इन रिफॉर्म्स ने इंडिया को दुनिया के बाकी देशों से पास लाया, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी। फिर 2004 में डॉक्टर सिंह अनएक्सपेक्टेड तरीके से पीएम बने। ये 13 इयर्स पहले उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अपॉइंटमेंट जितना ही अनएक्सपेक्टेड था। डॉक्टर सिंह की लीडरशिप में इंडिया ने बहुत सारे बड़े स्टेप्स लिए। पहले कुछ सालों तक इकोनॉमी अपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग पेस पर थी। एनआरईजीए और आरटीआई जैसे पॉलिसीज आए और उन्होंने यूएस के साथ उन स्ट्रॉन्ग रिलेशंस का बेस रखा जो हम आज देख रहे हैं। लेकिन उनका सेकेंड टर्म कंट्रोवर्सीज और हेल्थ इश्यूज के साथ गुजरा। 2012 में उनकी हार्ट सर्जरी हुई जिससे वो शायद कभी पूरी तरह रिकवर ही नहीं कर पाए। इस वीक स्टेट में उनका लीडरशिप वीक हो गया और उनकी गवर्नमेंट स्कैंडल्स में कंज्यूम हो गई। जैसा मैंने कई बार कहा है, मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने करियर के लोएस्ट पॉइंट पे एक बार कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द डेज मीडिया और ऑपोजिशन। आज उनके कंट्रीब्यूशन को देखकर लगता है कि वो सही थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक जगरनॉट क्रिएट किया। बिना उनके आज की इकोनॉमी पॉसिबल नहीं होती, कोई मार्केट्स नहीं होते और कोई जीरोधा भी नहीं होता। रेस्ट इन पीस डॉक्टर सिंह, आपकी लेगेसी हमेशा याद रहेगी। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी पर। जब हम इंडियन बिजनेसेस के बारे में सोचते हैं तो टाटा, बिरला और अंबानी के नाम सबसे पहले दिमाग में आते हैं। यही बड़े नाम हेडलाइंस और बोर्डरूम्स डोमिनेट करते हैं। लेकिन जो हमारी इकोनॉमी की असली इंजन है, जो चुपचाप काम कर रही है, उनका क्या? जो न्यूज़ में नहीं आते पर सिस्टम को चला रहे हैं, उन्हें उनका ड्यू क्रेडिट देना ज़रूरी है क्योंकि ये अनसंग हीरोज एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस या एमएसएमईज की, जो इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। ये बिजनेसेस हमारे जीडीपी का 1/3 हिस्सा बनाते हैं, एक्सपोर्ट में 40% कंट्रीब्यूट करते हैं और 22 करोड़ लोगों को नौकरी देते हैं। इंडिया में लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं जो ना सिर्फ हमारे लाइवलीहुड्स को इम्पैक्ट करते हैं बल्कि लोकल इकोनॉमीज और ग्लोबल ट्रेड फुटप्रिंट्स को भी शेप करते हैं। अगर इंडियन इकोनॉमी एक मशीन है तो एमएसएमईज उसका ग्लू है जो सब कुछ एक साथ जोड़े रखता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, इतना कुछ करने के बावजूद एमएसएमईज को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, चाहे वो बड़े प्लेयर्स के कंपटीशन का प्रेशर हो या कंप्लायंस और रेगुलेशंस का बर्डन।
एमएसएमईज का सफर आसान नहीं है। इन सब के बीच एक सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आती है वो है क्रेडिट एक्सेस। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है। एमएसएमईज को ग्रो करने, सरवाइव करने और कंपटीशन के साथ खड़े होने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, पर ये पैसे इन्हें मिलेंगे कहां से? देखिए, एमएसएमईज के फाइनेंसिंग के दो प्राइमरी सोर्सेज हैं। पहला, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे लोकल मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स। ये लोन्स इजीली मिल जाते हैं, पर इनके इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई होते हैं कि बिजनेसेस लॉन्ग टर्म में स्ट्रगल करने लगते हैं। और दूसरा, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ये आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर आते हैं। इनमें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और एनबीएफसी एमएफआईज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस शामिल होते हैं। साथ ही सेबी के अंडर एसएमई एक्सचेंजेस, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स आते हैं जो एमएसएमईज को फंड करते हैं या कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। आइडियल केस में एमएसएमईज को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पर रिलाई करना चाहिए, लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि सिर्फ 5% एमएसएमईज ने इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस का एक्सेस लिया है। दूसरी तरफ 2% एमएसएमईज नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को अप्रोच करते हैं और पूरे 93% या तो सेल्फ फाइनेंस करते हैं या बिना किसी फाइनेंसिंग के काम चलाते हैं। अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। आरबीआई के एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक एमएसएमईज के लिए 20 to 25 लाख करोड़ रुपीस का क्रेडिट गैप है, यानी उन्हें इतना पैसा चाहिए पर मिल नहीं रहा। इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। पहला, सप्लाई साइड इश्यूज। एमएसएमईज के पास प्रॉफिटेबल आइडियाज होने के बावजूद उनके लिए फंड्स का एक्सेस मिलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनका फाइनेंशियल डेटा इनकम्प्लीट होता है, कोलैटरल नहीं होता और उन्हें एक रिस्की बेट माना जाता है। और दूसरा, डिमांड साइड इश्यूज। कई एमएसएमईज को क्रेडिट वर्दी नहीं समझा जाता। प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, क्रेडिट स्कोर्स या फॉर्मल रजिस्ट्रेशन की कमी इनका सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। यही वजह है कि क्रेडिट गैप अब तक सॉल्व नहीं हो पाया है। इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ने इस गैप को ब्रिज करने के लिए काफी काम किया है। गवर्नमेंट ने FY22 में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज के लिए बजट एलोकेशन को डबल करने का लैंडमार्क स्टेप लिया। साथ ही आरबीआई भी पीछे नहीं रहा। चलिए आरबीआई के इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं। 1. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या पीएसएल। बैंक्स को अपने टोटल क्रेडिट का 7.5% माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए रिजर्व रखना पड़ता है। इससे एमएसएमईज के लिए एक डेडिकेटेड पूल क्रिएट होता है। 2. कोलैटरल फ्री लोन्स। बैंक्स को मैंडेट किया गया है कि 10 लाख रुपीस तक के लोन्स के लिए कोलैटरल ना मांगा जाए। 3. TREDS या ट्रेड रिजर्वेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। इससे एमएसएमईज अपने इनवॉइसेस को डिस्काउंट करके वर्किंग कैपिटल एक्सेस कर सकते हैं। 4. अकाउंट एग्रीगेटर्स या AA फ्रेमवर्क। ये जीएसटी डेटा को इंटीग्रेट करके एमएसएमईज की फाइनेंशियल हेल्थ एसेस करना आसान बनाता है। 5. यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस या ULI। ये डिजिटल डेटा के थ्रू एमएसएमईज के लिए टेलर्ड क्रेडिट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। 6. रिवाइवल फ्रेमवर्क फॉर लोन्स। 25 करोड़ रुपीस तक के लोन्स के लिए एमएसएमईज को स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेस रेजोल्यूशन ऑप्शंस मिलते हैं। 7. कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। NAMCABS या नेशनल मिशन फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ बैंकर्स जैसे इनिशिएटिव से बैंकर्स के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं ताकि वो एमएसएमई फाइनेंसिंग को बेटर समझ सके। एक पॉजिटिव स्टैट भी है, मैं आपको बता देता हूँ। मार्च 2024 तक एमएसएमईज का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट 27.25 लाख करोड़ रुपीस है। ये एक 12% का एनुअल इंक्रीज है। मतलब धीरे ही सही पर सिस्टम काम कर रहा है। सिर्फ आरबीआई और गवर्नमेंट ही नहीं, एमएसएमईज को भी अपने एंड से इंप्रूवमेंट लाना होगा। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर श्री स्वामीनाथन जी ने कुछ एक्शनेबल स्टेप्स आउटलाइन किए हैं जो एमएसएमईज को फाइनेंशियल हेल्थ और क्रेडिट एक्सेस बढ़ाने के लिए लेने चाहिए। पहला, फॉर्मलाइजेशन को अडॉप्ट करें। वो चाहते हैं कि एमएसएमईज उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर करें, जीएसटी रिटर्न्स फाइल करें, क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करें। दूसरा, क्रेडिट डिसिप्लिन मेंटेन करें, मतलब फंड्स को मिसयूज ना करें। जिस काम के लिए लोन लिया है उसी में यूज करें, सही क्रेडिट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें और टाइम से लोन वापस पे करके अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाएं। तीसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें। एमएसएमईज को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स अटेंड करना चाहिए और फिनटेक सॉल्यूशंस का यूज करना चाहिए। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स और मार्केट ट्रेंड से अपडेटेड भी रहना चाहिए। चौथा, TREDS को यूज करें। एमएसएमईज को ट्रेड रिजर्वेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम का फायदा उठाते हुए कैश फ्लोज इंप्रूव करना होगा।
एमएसएमईज इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ग्रोथ, जॉब्स और कम्युनिटीज़ को अपलिफ्ट करते हैं। लेकिन अगर एमएसएमईज को अपनी पोटेंशियल तक पहुंचना है तो उन्हें अपने प्रोसेसेस को फॉर्मलाइज करना, बोरोइंग और रीपेमेंट्स में डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होगी। रोड मुश्किल है लेकिन पॉसिबल भी। कोलैबोरेशन के साथ हम क्रेडिट गैप को ब्रिज कर सकते हैं और इस वाइटल सेक्टर को उसकी फुल पोटेंशियल तक ले जा सकते हैं। तो ये थी आज की कहानियां। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, मैनकाइंड फार्मा ने इनोवेंट बायोलॉजिक्स के साथ पार्टनरशिप की है जिससे एक एडवांस PD-1 इम्यूनोथेरेपी ड्रग को अगले 3 सालों के अंदर इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। इंडियन ऑन्कोलॉजी मार्केट जो 8,000 करोड़ का है उसमें ये एक बड़ा स्टेप है। ये मैनकाइंड का पहला कोलैबोरेशन है एक चाइनीज फर्म के साथ नोवेल बायोलॉजिक्स के लिए। दूसरा, इंडसलैंड बैंक 1573 करोड़ रुपीस के नॉन परफॉर्मिंग माइक्रो फाइनेंस लोन्स को ऑक्शन करने जा रहा है जिसका रिजर्व प्राइस सिर्फ 85 करोड़ रुपीस रखा गया है, जो कि आउटस्टैंडिंग वैल्यू का सिर्फ 5.04% है। बैंक की लोन बुक का 9% यानी 32,723 करोड़ रुपीस माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से आता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और लोअर मार्जिन्स की वजह से ये प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। और फाइनली, डोमिनोज पिज्जा और डंकिन डोनट्स के इंडियन मास्टर फ्रेंचाइजी जुबिलिएंट फूडवर्क्स ने कोका कोला इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है जिसके अंडर वो अप्रैल 1 से कोका कोला की स्पार्कलिंग बेवरेजेस प्रोक्योर करेंगे। ये डेवलपमेंट तब आया है जब कोका कोला ने अपने लोकल बॉटलिंग यूनिट हिंदुस्तान कोका कोला होल्डिंग्स में अपनी 40% स्टेक जुबिलिएंट भारतीय ग्रुप को बेचने का अनाउंसमेंट किया। कोका कोला के पोर्टफोलियो में स्प्राइट, थम्स अप और लिम्का जैसे ब्रांड्स हैं जो अब जुबिलिएंट के रेस्टोरेंट चेन्स में अवेलेबल होंगे। तो ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।